अगर मैं आपसे कहूं कि अजित पवार का प्लेन क्रैश कैसे हुआ था, क्या आपको एक एक मिनट की जानकारी पता है? अरे अगर नहीं पता तो अभी आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार वो 8:20 से 8:45 के अंदर क्या क्या हुआ था। जब मुंबई से लेकर बारामती तक आपके अजित पवार अपने प्राइवेट जेट के अंदर जा रहे थे तो 8:20 पर जब वो उड़ान भरती है और 8:45 पर जब वो ब्लास्ट होता है तो आखिरकार इस समय के बीच क्या हुआ रहता है? आखिर प्लेन के साथ क्या होता है, ड्राइवर के साथ क्या होता है और अजित पवार के साथ क्या होता है? और ऐसा क्या होता है कि अजित पवार को उनकी घड़ी के माध्यम से पहचाना जाता है कि यही अजित पवार है? आप सोचकर देख लीजिए कि जो आपके पार्टी का चिन्ह हो घड़ी, उसी घड़ी से ही आपको पहचाना जाए। ऐसी मौत यार किसी को नसीब ना हो। देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल तो ये है भारत का मैप और इस भारत के मैप में आप देख सकते हो ये महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र के अंदर ये समुद्र के तट के पास मुंबई स्थित है और इसी मुंबई से ही उनका जो एरोप्लेन था वो टेक ऑफ करने वाला था, कि मतलब आसमान में जाने वाला था, फिर यहाँ बारामती के पास लैंड करने वाला था। इसकी दूरी लगभग बताई जाती है 256 किलोमीटर और यही 256 किलोमीटर तय करने के लिए आपके अजित पवार साहब इस अपने प्राइवेट जेट के अंदर बैठते हैं। 256 किलोमीटर बस ये आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट के अंदर तय कर लेने वाले थे। यहाँ से इनका जो प्लेन रहता है वो लगभग 8:10 पर उड़ने की कोशिश करता है, वो भी सुबह के, यानी कि जब आप और हम सोकर उठ ही रहे थे तब अजित पवार साहब काम में लग चुके थे। लेकिन अब सोच कर देखिए कि जब वही कुछ चंद मिनट बीते रहते हैं, उसी चंद मिनट में क्या कुछ हो जाता है अजित पवार साहब खुद नहीं समझ पाते। 8:10 पर इनका जब प्लेन वहां से उड़ने की कोशिश करता है तो उसके बाद बस कुछ चंद मिनट के अंदर इनका प्लेन लगभग 6000 किलोमीटर की ऊंचाई तक चला जाता है, जो कि लगभग हर प्लेन जाते हैं। और उनको बस ऊंचाई तक गए और उसके बाद वो बारामती पहुंचने ही वाले थे। अब सोच कर देखिए कि 8:10 पर मुंबई के एयरपोर्ट से ये उड़ान भरते हैं। इनके प्लेन के अंदर लगभग 2 पायलट रहते हैं, एक ठो शांभवी और दूसरे सुमित। ये 2 पायलट ही उड़ाते हैं क्योंकि एक प्लेन को 2 पायलट लगते ही उड़ाने के लिए। उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इस पूरे के पूरे एरोप्लेन के अंदर टोटल 5 लोग मौजूद थे। अगर डिप्टी सीएम यानी अजित पवार साहब को ले लिया जाए, 2 पायलट थे और आपके अजित पवार के साथ उनके बॉडीगार्ड भी थे और एक लोग क्रू मेंबर थे जो कि पूरा का पूरा एरोप्लेन देखते हैं, कुछ खाने पीने नाश्ता उस्ता का वही। तो इतना सब कुछ होता है जब 8:10 होते हैं और इनका प्लेन बस कुछ चंद सेकंड और मिनट के अंदर उड़ान भर लेता है। उड़ान भरने में कोई दिक्कत नहीं होती और ऊपर 6000 किलोमीटर तक इनका प्लेन जा चुका रहता है। अब 6000 किलोमीटर के ऊपर वो प्लेन उड़ रहा है, इनका प्राइवेट जेट। इनका प्राइवेट जेट बहुत बड़ा एरोप्लेन नहीं था, बहुत बड़ा आलीशान नहीं था, लेकिन हाँ 8 सीटर वाला था, मतलब इधर 8 लोग उधर 8 लोग बैठ सकते थे। अब देखने की कोशिश करोगे तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 8:18 यानी कि टोटल 8 मिनट जैसे बीतते हैं 8:10 से 8:18 तक, तो बारामती के जो एटीसी है उससे चैटिंग होने लगती है। चैटिंग का मतलब बातचीत होने लगती है। अब ये एटीसी क्या होता है? एटीसी का मतलब होता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, यानी कि जो एयर के अंदर, हवा के अंदर जो एरोप्लेन उड़ रहे हैं उनके लिए एक टीम बैठाई जाती है एटीसी की। वो एटीसी पूरा का पूरा देखता है और बताता है कि तुम एरोप्लेन गलत दिशा में जा रहे हो, तुम्हें इधर जाना है। मतलब वो रास्ता बताता है और सारी चीजें बताता है कि अभी परफेक्ट टाइम है, तुम लैंड कर सकते हो, एयरपोर्ट पर उतर सकते हो। तो जो भी एरोप्लेन वाले रहते हैं, जो भी पायलट रहते हैं, वो एटीसी से हमेशा संपर्क में रहते हैं, क्योंकि एरोप्लेन के अंदर कुछ ऐसे सर्विलांस और रडार लगे रहते हैं और एटीसी के पास भी कुछ ऐसे सर्विलांस और रडार रहते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और कनेक्ट होने के बाद वो दिखाते हैं कि आखिरकार ये एरोप्लेन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितनी स्पीड है, कितनी नहीं है और कितना नीचे है, कितना ऊपर है, सारी चीजें जानकारी एटीसी के पास रहती है। एटीसी से बातचीत होते रहती है, उसको पता रहता है एटीसी को क्या कोहरा है, कि बारिश होने वाली है, कि बर्फ गिरने वाला है, उसको सब कुछ पता रहता है। तो वो बताता है कि 8:18 पर बारामती के एटीसी से बात होती है और वो कहते हैं कि अभी सब कुछ ठीक ही चल रहा है। अब सोच कर देखिए कि 8:18 हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ समय बीतता चला जाता, अभी भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन 8:34 होता है, तुरंत ही जो एरोप्लेन रहता है उसका सर्विलांस और एटीसी का जो सर्विलांस रहता है उसमें जो कट होता है ना, वो हो जाता है। मतलब दोनों का सर्विलांस आपस में जुड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से एटीसी से और पायलट से संपर्क बन नहीं पाता। अब यहाँ तो आपके पायलट थोड़ा टेंशन में आ गए कि आखिरकार अब क्या होगा आगे।
अगर सर्विलांस से कनेक्ट ही नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि कहीं भी ले जाकर उतार दें। पता लगा आप कहीं भी ले जाकर उतार रहे हो, वहां पहले से कोई ना कोई एरोप्लेन खड़ा है, तो वो एरोप्लेन दो के दोनों टकरा जाएंगे। इस वजह से एटीसी से संपर्क में रहना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अभी तक पायलट को लैंडिंग करने में प्रॉब्लम आने लगी थी, मतलब वो थोड़ा टेंशन में आने लगे थे 8:34 पर। बस अब सोच कर देखिए, बस 10-12 मिनट और बाकी हैं लैंडिंग करने के लिए, क्योंकि कुछ ही किलोमीटर और बाकी थे। फिर उसके बाद 3000 मीटर की विजिबिलिटी चाहिए रहती है। 3000 मीटर का मतलब आप मान सकते हो 3 किलोमीटर की, यहां से आपको 3 किलोमीटर तक दिखे, क्योंकि एरोप्लेन अगर लैंड भी कर रहा है ना तो 3 किलोमीटर कब वो तय कर लेगा पता भी नहीं चलता भाई साहब। फिर अब सोच कर देखिए कि अब वापस से उनका जो रडार और सिग्नल था वो कनेक्ट होने लगता है, और कनेक्ट होने के बाद उन दोनों एटीसी और पायलट के बीच बातचीत होती रहती है और आराम से सब कुछ जाता रहता है। लेकिन एट द एंड एक समय ऐसा आता है जहां पर उनका रडार सर्विलांस पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता है, कनेक्ट ही नहीं हो पाता। 8:45 पर कोई सिग्नल ही नहीं पहुंच पाता। 8:43 पर हल्का सा सिग्नल पकड़े रहता है, लेकिन फिर उसके बाद पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है या टूट जाता है, ये किसी को भी पता नहीं हो, तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे तो फ्लाइट रडार 24 के माध्यम से ऐसा बताया जा रहा था कि 8:43 के बाद और 8:43 तक फिर उसके बाद सिग्नल पकड़ता ही नहीं है, सिग्नल ऑफ हो जाता है। और एटीसी जो रहती है वो बताती है कि 8:43 तक लैंडिंग क्लियरेंस दिया गया था कि अब लैंड किया जा सकता है। लेकिन फिर उसके बाद जो टेक ऑफ रहता है लगभग उससे ये लोग 20 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि 8:43 से कुछ समय पहले ही, मतलब 8:42 8:41 तक ये लोग 20 किलोमीटर तक थे। बस 20 किलोमीटर के बाद इनको लैंडिंग करनी थी, क्योंकि जो एरोप्लेन होता है कि वो भी 20 किलोमीटर कब तय कर लेगा ना, 20 किलोमीटर अगर बचा है तो एरोप्लेन को उतारना चालू कर दिया जाता है, क्योंकि उतरते उतरते ही वो 20 किलोमीटर आराम से तय कर सकता है। अब यहाँ पर जो प्लेन का रडार था और जो सर्विलांस था उन सब से पूरी तरीके से कनेक्शन कट हो जाता है, क्योंकि जब ही ये 20 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। प्लेन की हाइट जो थी उस टाइम लगभग 1016 मीटर थी, मतलब प्लेन 1 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये सब एटीसी ही बताता है, जब तक उसके पास जानकारी रहती है तब तक की। प्लेन की रफ्तार लगभग 237 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी, और 8:44 पर एटीसी को कुछ फायर टाइप का दिखाई देता है 8:44 के 1 मिनट बाद, मतलब 8:45 पर, क्योंकि 8:43 पर सिग्नल कट हुआ। 8:44 के 1 मिनट बाद यानी कि 8:45 पर इनको एटीसी को कुछ आग दिखाई देता है। देख सकते हो, आपको मैं दिखा देता हूं कि 8:45 पर इनका प्लेन ये कहीं जाकर क्रैश हुआ है। ये एक सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज है जहां पर ये दिखाया जाता है। फिर 8:46 और 4 सेकंड ही बीते थे, वापिस से उसी कैमरे के अंदर से एक और भयानक तस्वीर कैद होती है, और फिर बाद में पता चलता है कि ये प्लेन जाकर क्रैश हो चुका है। और वहां के लोगों से जब पूछा गया तो ऐसा लगा कि ये जो प्लेन है वो थोड़ा टिल्ट होकर जा रहा है। टिल्ट का मतलब जैसे इस तरीके से जाता है आराम से लैंड कर लेता है, लेकिन वो प्लेन इस तरीके से ना जाकर लोग बताते हैं कि हल्का सा मुड़ कर जा रहा था, जिसकी वजह से एक नॉर्मल इंसान भी देखता तो बता देता कि ये प्लेन ठीक जा नहीं रहा है, जैसे लग रहा है कि ये गिर रहा है प्लेन, ऐसा लोग बता रहे हैं। और जब गिरता है ना तो भाई साहब वो इतना तेज घर्षण बल पैदा करता है कि उसके अंदर जो मौजूद ऑयल रहता है वो तुरंत ही ब्लास्ट कर जाता है। और आप देख सकते हो कितना तेज ब्लास्ट किया था। अब आप सोच कर देखिए कि इसमें कोई बचेगा? भाई साहब कोई बचा ही नहीं, ऑन द स्पॉट सबकी मौत हो चुकी थी। और जानते हो अजित पवार साहब को कैसे पहचाना गया था? असल में उनके हाथ में जो लगी हुई घड़ी थी ना, उसी के माध्यम से पहचाना गया था। और अजित पवार जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनका चुनाव चिन्ह, उनका पार्टी का भी चिन्ह घड़ी ही है। मतलब अब सोच कर देख लीजिए कि उनके चुनाव चिन्ह, उनके पार्टी के चिन्ह से उनको पहचाना गया कि ये अजित पवार साहब हैं, क्योंकि वो जो घड़ी पहने थे वो घड़ी थी, वो घड़ी दिख रही थी। नहीं तो अजित पवार साहब को पहचाना भी नहीं जा सकता था। अब सोच कर देख लीजिए कि उसमें जो 5 लोग थे कितनी बुरी तरीके से जले होंगे कि पता भी नहीं चल पा रहा था कि बॉडी किसकी है। मैंने आपको 8:10 से 8:45 46 तक क्या हुआ था पूरी की पूरी कहानी बता दी। लेकिन एक बार उनकी आत्मा की शांति के लिए ओम नमः शिवाय या ओम शांति जरूर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।